हेलो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे अपन, है ना। तो देखो इसमें अपन ने कहाँ तक सॉल्व कर लिया कि इसकी वो इमेज की दूरी निकाल ली -60 पर आ रही है, यानी इस बिंदु से जो इसकी फोकस लेंथ है 20 cm 30 cm पर ये ऑब्जेक्ट रखा है। तो देखो इधर से किरण ऐसे जाएगी, एक किरण है ना जो इसके फोकस से गुजरेगी ऐसे, और एक किरण ऐसे जाएगी जो इसके उससे गुजरेगी कैसे, एक किरण ऐसे जाएगी, मतलब जितनी भी किरणें जाएंगी, है ना। अब मेरी बात समझो। अब अपन ने ये निकाल लिया, इसका जो इमेज बन रही है वो 60 cm पर निकल रही है, -60 cm पर। तो देखो इसकी इमेज बनेगी 33 है और 30 ये, है ना, लगभग इधर इधर, है ना, 30 ये, इस 30 पे इसकी इमेज बन रही है ये 30 cm पर, वो, है ना। तो ये 30, तो ये 60 cm पर, 60 cm पर। अब अपन का मेन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस इमेज के कारण इस पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा। अब देखो ये एक उत्तल लेंस है इसका, इसमें देखो ये 60 बची, है ना, तो ये 40 बच रही है टोटल, कितनी 40 cm के 100 से टोटल है 30 cm इसकी वो है फोकस लेंथ, ये इसकी f है फोकस लेंथ, है ना 30 cm। तो अब इससे देखो किरण जाएंगी इधर, नहीं इसकी फोकस लेंथ इधर होती है, इधर f 30 cm। अब देखो इससे एक किरण इधर जाएगी, तो अब किरण की दिशा में ये डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव, ये डायरेक्शन इसकी नेगेटिव, किरण जाएगी ना आपतित किरण है ना। ये इमेज, अब ये इमेज है, इसके लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये ऑब्जेक्ट से इसकी ये इमेज बनी 60 cm पर, इस इमेज से अब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब इसको देखो अलग अलग रख लो, ऐसे देखो ये बना लिया, इसकी 30 cm फोकस लेंथ है, ये एक उत्तल लेंस है। अब इसकी यहाँ पर 40 cm पर एक इमेज रखी है। अब ये इसको अलग सॉल्व कर लो, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। अब इसके लिए वही ये वाला फॉर्मूला लगा दो, यही लगा दो, यहाँ से इतना सॉल्व करने की क्या जरूरत है। b बराबर यू एफ बटे यू माइनस एफ, ये लगा दो। देखो v निकालनी है, u कितने है 40 cm पर, इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव में, इधर की नेगेटिव में, क्योंकि किरण जाएगी जो इधर है, तो आपतित किरण की दिशा में पॉजिटिव होता है, विपरीत दिशा में नेगेटिव, तो ये विपरीत दिशा में, और इसका फोकस इधर होता है उत्तल दर 30 cm, फोकस इधर होता है। अरे गोला इधर ही कटेगा ना, तो फोकस इसका इधर ही होता है ना। तो अब देखो v बराबर u कितनी है इसकी 40 cm इंटू एफ कितना है 30 बटे -40 -30, तो ये बचेगा v बराबर 3 चक्कू 12 -1200 बटे, ये देखो -70 तो ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, तो v बराबर आ रहा है तुम्हारा 120/7। कितना आ रहा है भाई 120/7। अब पॉजिटिव में आया है तो मतलब इसकी इमेज इधर बनेगी कहीं। अब ये 120 कितना होता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 होता है, तो 7 एकम 7 बचा कितना 5, 57, 7 7 49, 7 7 49, है ना, 7 7 49, 18 7 8 7 7 49, 7 17 cm पर लगभग 17 cm, और 17 cm का होता है इधर अंदर छोटा प्रतिबिंब बनेगा यहाँ 17 cm पर। ये आई डबल डैश बनेगी, अपनी आई डैश इमेज बनेगी। ठीक है, हो गया ना काम, क्वेश्चन हो गया। अब देखो अब अपन अपवर्तन समझेंगे, अपवर्तन, है ना। तो देखो तुम जल्दी से ना पहला पेज निकालो, जहाँ मैंने तुम्हें एक चित्र बनवाया था, शायद याद हो तो तुम्हें। चित्र कैसा था, ये डायग्राम था, इसमें ये जो सतह होती है इससे एक प्रकाश की किरण आती है अभिलंबवत, है ना। तो ये आधी तो रिफ्लेक्ट होती है, और आधी मतलब जानी ऐसे चाहिए थी, कुछ तो ये परावर्तित हो जाती है किरण, और कुछ ये मतलब या तो अभी ये अभिलंब है, या तो इससे इसकी तरफ झुक जाएगी, या इससे दूर झुक जाएगी, है ना। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। अब ये इनकी डेंसिटी पर निर्भर करता है कि ये पतला माध्यम है या गाढ़ा माध्यम है, सघन विरल सघन, इन पर निर्भर करेगा। तो मान लो ये अभिलंब की तरफ झुक गई, तो अब देखो ये वाली किरण तो हो गई परावर्तित, ये वाली किरण हो गई अपवर्तित। अब मैंने तुम्हें जब
ये बताया था। तो ये क्या है? आपतित किरण। तो परावर्तित किरण के बारे में अपन ने पढ़ चुके हैं, परावर्तन के नियम पढ़ चुके हैं, परावर्तन के सारे सिद्धांत पढ़ चुके हैं। अब ये अपवर्तित किरण हो रही है, तो इसका बारे में अपन को पढ़ना है। देखो इस डायग्राम को मैं एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ, रुको। ये तुम्हारा अभिलंब है, ये मीडियम 1 है तुम्हारा, ये मीडियम 2 है जो गाढ़ा मीडियम है। अब देखो देखो तुम्हें ये चीज मैंने बताई थी, तो तुम्हें बताया था कि ये तो परावर्तन हो रहा है, ये अपवर्तन हो रहा है, ये अभिलंब से थोड़ी सी झुक रही है ना। तो देखो अपन ने एक लाइट के यानी प्रकाश की किरण भेजी, वी इसका चाल थी प्रकाश की किरण की, एफ इसकी आवृत्ति थी, लेमडा इसकी तरंग दैर्घ्य थी, और आई इसकी तीव्रता थी। अब देखो जब किरण परावर्तित होती है यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में वापस आती है, उसी माध्यम में जाके उसी माध्यम में वापस आती है, तो ना तो उसका वेग चेंज होता है, ना उसकी आवृत्ति चेंज होती है, ना उसका तरंग दैर्घ्य चेंज होती है, ना उसकी तीव्रता चेंज होती है, कुछ भी चेंज नहीं होता है ना। ये कुछ भी चेंज नहीं होता है। चेंज कहाँ होता है? अपवर्तन के कारण। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसका वेग बदल जाता है, आवृत्ति बदल जाती है, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है और तीव्रता बदल जाती है। ठीक है, तीव्रता बदल जाती है। ये सब चीजें किसमें बदलती हैं? अपवर्तन में। मतलब अपवर्तन में जो किरण होती है, प्रकाश की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है, कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है वो माध्यम पर निर्भर करता है, पर बदल जाती है प्रकाश की। उसकी तीव्रता भी बदल जाती है, उसकी तरंग दैर्घ्य भी बदल जाती है, उसकी आवृत्ति भी बदल जाती है और उसका वेग भी बदल जाता है। तो ये अपन को अपवर्तन में पढ़ना है। अब अपन को याद रखना है कि जो प्रकाश की चाल होती है वो बराबर v बराबर होती है एफ म्यू लैम्बडा। इसको आवृत्ति को एफ लैम्बडा भी कह सकते हैं। अब आवृत्ति का देखो एफ भी कहते हैं, म्यू भी कहते हैं, एन भी कहते हैं। इसको आवृत्ति को कई तरीके से दिखा सकते हैं, है ना। तो v बराबर ये म्यू लैम्बडा, ये फॉर्मूला है अपना। ये है प्रकाश का वेग, ये है प्रकाश की सोर्स की प्रॉपर, ये आवृत्ति है, ये तरंग दैर्घ्य है। तरंग दैर्घ्य मीडियम और सोर्स दोनों की प्रॉपर्टी होती है, यानी तरंग दैर्घ्य माध्यम और जो जिस प्रकाश स्रोत से जो लाइट आ रही है उस पर निर्भर करती है। आवृत्ति सिर्फ सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, जितनी आवृत्ति का प्रकाश छोड़ेगा ना सोर्स, उतनी आवृत्ति का ही रहेगा। और प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। माध्यम में मतलब निर्वात प्रकाश की चाल 3.3 इंटू 3 × 10⁸ होती है, और निर्वात कह दो या हवा कह दो एक ही बात होती है ना। पर अगर माध्यम तो चेंज हुआ, पानी हुआ, तो उनमें उनमें प्रकाश की चाल चेंज हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो अपन को ये समझ में आया कि अपवर्तन जब होता है तो ये सारी चीजें चेंज हो जाती है। और ये तुम्हें याद होना चाहिए, वेग मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, आवृत्ति सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, लैम्बडा मीडियम में सोर्स दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं अपवर्तन की। तो देखो अब बढ़ेंगे अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो अब पढ़ेंगे अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ, ये अभिलंब खींचा, ये सतह बना दी, ये अभिलंब खींच दिया, ये सतह बना दी। मैंने क्या किया, एक बार ऊपर सघन माध्यम ले लिया, है ना। सघन माध्यम को मैं डॉट 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 करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। ठीक है, सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ,
सघन माध्यम से विरल माध्यम की मैं सघन माध्यम से एक किरण लेके आ रहा हूँ प्रकाश की। अब मैंने किरण लेके आया तो देखो कुछ भाग परावर्तन होता है, हमेशा होता है। अगर दो माध्यम हो तो परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। ठीक है, दोनों चीजें होती है। पर अपन ने जब परावर्तन पढ़ा तो अपवर्तन की कोई बात नहीं की, तो अब अपन अपवर्तन पढ़ेंगे तो परावर्तन की कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, होते दोनों हैं, होते दोनों हैं, पर अपन अब सिर्फ परावर्तन की बात। अब देखो, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रकाश आता है, मतलब गाढ़े गाढ़े माध्यम से पतले माध्यम में आ रहा है, तो देखो ये जो पहला इसने जो कोण बनाया है, ये कोण था अपना आई। कौन सा कोण? आई। इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। क्या? आपतन कोण। अब ये आपतित किरण है, आपतित किरण। ठीक है, इसका माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है, इसका μ2 है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे अपन अभी, है ना। अब देखो, इसको जाना कैसे चाहिए? ऐसे, ये जाने की दिशा है इसकी, लेकिन या तो ये इससे दूर हटेगी या इससे पास हटेगी। ये अपवर्तन का नियम होता है ना। अब दूर हटेगी या पास हटेगी वो इस पर निर्भर करेगा। तो जब भी याद रखो, सघन से विरल में जाए, अधिक अपवर्तन मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए या अधिक अपवर्तनांक के माध्यम से कम अपवर्तनांक के माध्यम में जाए, यानी μ1 इज ग्रेटर देन μ2 हो, है ना, इस कंडीशन में जाए तो किरण हमेशा अभिलंब से दूर हटती है। ये लिख लो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखो। ठीक है, देखो इस क्लास को सब लो। जब तुम मतलब देखो, जो दो क्वेश्चन अभी कराए ना पिछली क्लास में, 2 क्वेश्चन कराए, उनके लिए एक एक पन्ना छोड़ दो, है ना। एक एक पन्ना छोड़ दो, एक एक पन्ना, जैसे एक पन्ना और एक अगला पन्ना, 2 पन्ने छोड़ दो, और बाकी का जो पिछला पढ़ा दिया है उसको तो पहले नोट्स में लिख लो, और इसको मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ऐसे कैसे उतारो। ठीक है, मैंने ढंग से नहीं लिख रखा है, तो इसको ऐसे कैसे उतारो, और इसके नीचे देखो हेडिंग लगा कर लिख लो। अब यहाँ लिख लिया ना, तो इसमें देखो यहाँ तुम्हें लाइन लिखनी है, इसके नीचे लाइन क्या लिखनी है भाई? लिखो कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण अभिलंब से दूर हटती है। देखो, सघन माध्यम मतलब μ1, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो इसमें देखो तुम, है ना, तो इसमें यहाँ लिख लेना, मतलब सघन के लिए यानी जिस, और ये लिख लेना जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है वह सघन होता है, वह जिसका अपवर्तनांक कम होता है वह विरल माध्यम होता है। ठीक है, समझ गए? अब देखो, ये अपन समझ गए। अब देखो इसने भी जो अपना कोण बनाया है वो अभिलंब से बनाया है, बिल्कुल। देखो, ये आपतन कोण हो गया। ये अब इसने जो कोण बना दिया है, ये जो कोण बनाया है अभिलंब से, ये कोण है आर कोण। आर कोण इसे कहते हैं अपवर्तन कोण कह दो, अपवर्तन कोण कह दो। आई आर से ले लो या फिर ए कोण कह दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। देखो, ए कोण कह दो, आर कोण कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तुम्हें समझ आ गया। तो अब देखो, अभी सघन माध्यम यहाँ है नीचे, तो ये अपना μ1 हो गया, ये μ2 हो गया। अब ये जो μ2 है ये सघन में है, अब ये विरल है,
इन पर निर्भर मत करो कि ये म्यू वन ले लिया, ये म्यू टू ले लिया। अरे म्यू वन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब देखो, अब इससे किरण आ रही है ना, वही आई एंगल पर ये आपतित किरण है। अब इसे जाना ऐसे चाहिए था, है ना, लेकिन अब विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। यही कॉन्सेप्ट है बस, किसकी तरफ, अभिलंबी की तरफ। और ये कौन हो जाएगा तुम्हारा आर, आर या ए जो भी हो, है ना। आर अपवर्तन कोण। तो जब इसमें लाइन लिख लो, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाए, यानी विरल से सघन में जाए तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। किसकी ओर झुकती है भाई? अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, किसकी ओर झुकती है? अभिलंब की तरफ झुकती है। ठीक है, अभिलंब की तरफ झुकती है, इतना लिख लिया। इसको लिखो, ये अपवर्तन, तुम्हारे अपवर्तन के दो प्रकार हो गए, दोनों प्रकार समझ आ गए। अब हम बात करेंगे अपवर्तनांक की। किसकी? अपवर्तनांक की। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे अपवर्तनांक की। देखो, तो अपवर्तनांक देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं इसे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। देखो, अपवर्तनांक जैसे होता है परावैद्युतांक, है ना, वैसे ही अपवर्तनांक होता है, सेम, है ना। तो देखो, अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। इसे देखो, देखो या तो निर्वात लो, पर देखो निर्वात पॉसिबल नहीं होता है बनाना, इसलिए अपन हवा को ही निर्वात मान लेते हैं, है ना। अगर वो निर्वात और हवा में अंतर दे तो होता है, पर बहुत कम होता है। लेकिन अगर वो निर्वात कहे नहीं, हवा में कहे, तो हवा को अपन को निर्वात मान लेना है उस समय। तो देखो, निर्वात या हवा में ऐसे कैसे, है ना, हवा में प्रकाश की चाल, इसको ऐसे कैसे लिखना है ना, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, समझ आ गया, है ना। अब देखो, दोनों प्रकाश की चाल चाल है, यानी दोनों वेग हैं। क्या है? दोनों वेग। और वेग की, इसकी वेग की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। इसकी क्या होगी? मीटर पर सेकंड। तो दोनों की यूनिट कट जाएंगी, तो विमाहीन राशि है। कैसी है? विमाहीन है, यानी वो, ये अपवर्तनांक कैसी है? विमाहीन, मात्रकहीन। मात्रकहीन को एक और शब्द से कहते हैं इकाईहीन। इकाईहीन, इकाईहीन मतलब यूनिट लेस, यूनिट लेस, है ना। तो विमाहीन और यूनिट लेस राशि है अपवर्तनांक, है ना। ठीक है, अब अपवर्तनांक समझ आया तुम्हें, है ना। ठीक है, अब अपवर्तनांक की बात करते हैं। तो देखो, अब देखो मेरी बात, छोटी छोटी बातें समझो, अब समझने की बात समझो। जो अपवर्तनांक होता है ना, अपवर्तनांक, अब अपवर्तनांक का मैं फॉर्मूला ड्राइव कराऊं कि तुम्हें समझाऊं? तो थोड़ा सा देख लो, चलो थोड़ा सा देख लो। अब अपन सॉल्व, ये डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं, एक अपना छोटा सा, किसका? छोटा सा डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं। देखो, तुम्हें प्रकाश की चाल पता है क्या होती है?
देखो अपन जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पर इसे अपन फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं, इसे सी भी कहते हैं, है ना, सी। तो सी इक्वल टू ये होता है, और ये बराबर में 1/4 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये भी होती है। अब म्यू नॉट क्या होती है? ये चुंबकशीलता होती है और ये विद्युतशीलता होती है, इन दोनों का अंडर रूट होती है। ठीक है, ये प्रकाश की चाल का फॉर्मूला है। क्या है? सी का फॉर्मूला। सी बराबर, ये अपन प्रकाश वो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे इस फॉर्मूले को, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये प्रकाश की चाल का फॉर्मूला है निर्वात में। क्या है? निर्वात में। अब अपन जानते हैं कि जैसे ही माध्यम आता है, मीडियम आ जाता है, जैसे ही माध्यम आ जाता है तो माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो सी ना रह के सी डैश हो जाती है। क्या हो जाती है? सी डैश। अब जो सी डैश हो गई वो, अब ये जो दोनों जो निर्वात के हैं 0 0 वो हो जाएंगे मीडियम के, म्यू एम और एप्सिलॉन एम दोनों मीडियम के हो गए। ठीक है, अब ये मीडियम के हो गए, है ना। तो अपन जानते हैं कि मैंने तुम्हें विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि जो ई मीडियम होता है वो बराबर होता है एप्सिलॉन आर बटे एप्सिलॉन नॉट। यानी एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन मीडियम बटे एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला तुम्हें बताया था, और यही सेम इसमें होता है कि म्यू आर बराबर म्यू एम बाई म्यू 0। यही फॉर्मूला इसमें होता है। होता है कि नहीं होता? होता है। ये क्या है? सापेक्षिक विद्युतशीलता, सापेक्षिक चुंबकशीलता। सापेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है? सापेक्षिक विद्युतशीलता बराबर माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, और सापेक्षिक चुंबकशीलता बराबर माध्यम की चुंबकशीलता बटे निर्वात की चुंबकशीलता। होती कि नहीं होती? तो एप्सिलॉन एम की जगह अपन ले सकते हैं एप्सिलॉन आर बाई आर और एप्सिलॉन नॉट। तो देखो सी डैश बराबर अपन यूज ले सकते हैं ये। देखो म्यू एम की जगह क्या लेंगे? म्यू एम इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट। तो देखो म्यू आर म्यू नॉट, है ना, डॉट मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट यूज ले लिया। ठीक है, ये हो गया माध्यम में प्रकाश की चाल। अभी इसी को देखो ऐसे लिख लो, सब रूट में है, तो देखो इसको और इसको एक बगल कर लो, इसको और इसको एक बगल कर लो, तो देखो म्यू आर एप्सिलॉन आर, है ना, और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। देखो इसको भी रूट में ले लिया, इसको भी रूट में ले लिया, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यही होता है, बस थोड़ा अलग करके लिख दिया है ना। तो ऐसे लिख दिया। फिर अपन को क्या करना है? अपन जानते हैं कि 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट, और ये तो सी होता है ये वाला ऑप्शन। तो 1 म्यू आर एप्सिलॉन आर डॉट, ये तो सी हो गया प्रकाश की चाल। तो सी डैश आ गई अपनी सी बाई अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? हाँ, आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया। जो अपना जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक भी एक कांस्टेंट राशि होती है। जैसे ये कांस्टेंट राशि है ना, तो इन दोनों का जो गुणनफल का रूट है माध्यम, देखो सापेक्षिक चुंबकशीलता बटे सापेक्षिक चुंबकशीलता और सापेक्षिक विद्युतशीलता के गुणनफल का रूट, गुणनफल का रूट ही क्या होती है? अपवर्तनांक होता है। यानी म्यू आर डॉट म्यू होता है म्यू आर और एप्सिलॉन आर का रूट, ये होता है म्यू। तो यहाँ से देखो सी डैश इक्वल टू सी बाई म्यू हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें सीधा सा फॉर्मूला समझ आ जाएगा कि जो म्यू होता है वो होता है सी बाई सी डैश। सी डैश, सी क्या है? निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल बटे ये माध्यम है प्रकाश की चाल। तो जो म्यू है वो डायरेक्टली यहाँ से सीधा समझ में आ रहा है कि म्यू
समानुपाती आ रहा है 1/v के प्रकाश की चाल के। प्रकाश की चाल सी डैश क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल को अपन क्या कहते हैं? वेग। अरे वेग ही तो कहते हैं, वेग। वेग से डिनोट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं भाई। तो ये आ गया तुम्हारा म्यू समानुपाती 1/b। देखो ये तो कांस्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। चेंज तो माध्यम में होता है, कांच में, पानी में, है ना, कोई भी जेली जैसे पदार्थ में, जितने भी हवा में, धूल, आंधी में, मतलब धूल भरा कण, धूल भरा माध्यम में, धुंध में, सब हर जगह प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। धुंध में देखो लाइटें दिखती नहीं है, क्यों? क्योंकि माध्यम आ जाता है, आ जाता है यार, माध्यम आ जाता है ना भाई, आ जाता है। तो इस कारण जो प्रकाश की चाल है, वो माध्यम की चाल है, वो चेंज होती है, लेकिन प्रकाश की चाल तो निर्वात हवा में फिक्स होती है, फिक्स होती है। तो तुम्हारे सामने ये फॉर्मूला आ गया कि अपवर्तनांक जो माध्यम में प्रकाश की चाल होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो अभी अपन ने अपवर्तन का नियम देखा, वहां पर ने μ1 लिया, μ2 लिया, और वहां से लाइट आ रही थी आइकॉन पर, और वो कहीं जा रही थी, या तो इधर जा रही थी या इधर। तो ये दो माध्यमों के बीच की बात थी। यहाँ मैंने निर्वात नहीं लिखा था, निर्वात नहीं लिखा था। एक माध्यम को मैंने सघन लिया था, एक को विरल लिया था। पतला और गाढ़ा माध्यम की बात कर रहे थे अपन यहाँ पर। तो अब यहाँ समझो, ये μ1 माध्यम है, तो इसमें प्रकाश की चाल v1 होगी, क्योंकि ये माध्यम है। माध्यम नहीं होता तो 3 × 10⁸ होती, निर्वात या हवा होती। तो ये μ2 अपनी है, v2 प्रकाश की चाल। तो देखो म्यू समानुपाती है 1/v के, तो μ1/μ2 आएगा तुम्हारा v2/v1। ये तुम्हारा समझ आया? ये तो देखो, दो माध्यमों में जब प्रकाश की चाल हो तो उनके अपवर्तनांक का अनुपात उनके वेगों के अनुपात के उल्टे के बराबर होता है कि नहीं होता? तो ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट समझ आया? कैसे आया? बिल्कुल आ गया। अब देखो, अभी अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, है ना। अब इसमें देखो, अगर कहे जाए कि भैया है ना, तो माध्यम का अपवर्तनांक हो गया, है ना। तो अब देखो, अब तुम्हें कहा जाए, है ना, अब तुम्हें कहा जाए अब अपन जानते हैं कि जो वेग होता है, अभी मैंने तुम्हें बताया था, वेग बराबर फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्बडा। इसमें ये तो ही माध्यम की प्रॉपर्टी, ये थी सोर्स की प्रॉपर्टी, और ये माध्यम और सोर्स दोनों की प्रॉपर्टी। यानी वेग ये होना, ये जो आवृत्ति होती है वो फिक्स होती है। एक सोर्स ले लिया ना तुमने, एक सोर्स, जैसे तुमने एक टॉर्च ले ली, एक बल्ब ले लिया, एक तुमने सूरज की लाइट ले ली, एक तुमने बड़ी वाली टॉर्च ले ली, एक तुमने फोन की फ्लैश ले ली। तो सबकी आवृत्ति अलग अलग है और उनकी आवृत्ति फिक्स है। सूर्य की आवृत्ति फिक्स है, टॉर्च की आवृत्ति उसकी फिक्स है, फोन की फ्लैश की आवृत्ति फिक्स है। तो इनकी आवृत्ति फिक्स हो जाती है, तो v समानुपाती हो जाता है लैम्बडा के। तो v1/v2 बराबर हो जाएगा λ1/λ2। सिंपल है, λ1/λ2। तो यहाँ पर देखो v2/v1 कितना हो जाएगा, λ2/λ1। तो आवृत्ति, ये जो अपवर्तनांक है μ1 μ2 बराबर होगा v2/v1 के, और बराबर होगा λ2/λ1 के। तो इनमें से कोई भी संबंध तुम्हें पूछा जा सकता है। एक अपवर्तनांक दे दिया, है ना, और इनकी तरंग दैर्घ्य दे दी, तरंग दैर्घ्य दे रखी है और अपवर्तनांक दे रखा है, और तुम इसे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पूछ ले तो पूछ ले भाई, क्वेश्चन है तो सॉल्व करना है। होता है भाई, होता है भाई, होता है ना, होता है। ये अभी पढ़ा था अपन ने, है ना। इससे इस हिसाब से ये वाला फॉर्मूला इसे भी लिख लो, ऐसे कैसे, है ना। अब तुम्हें अपवर्तन समझ आने लगा है, ठीक है। हमेशा याद रखना, हमेशा, मैंने देखो तुम्हें डायग्राम बनवाया है ना, इस तरह देखो, μ1
वह अपवर्तनांक है जिससे किरण आ रही है। म्यू1 वह अपवर्तनांक है जिससे किरण आ रही है। ये मत कर देना, ये मत कर देना कि यार ऊपर का म्यू2 ले लूँ नीचे का म्यू1 नहीं। जहाँ से किरण आ रही है वो म्यू1 होगा, जहाँ किरण जाएगी वो म्यू2 होगा हमेशा। ये बात तुम्हें याद रख लेनी है कि म्यू1 अपवर्तनांक वह होगा जहाँ किरण आ रही। तो तुम्हें यहाँ लिख लेना है म्यू1 वह अपवर्तनांक जहाँ से किरण आ रही है, और म्यू2 वह अपवर्तनांक जहाँ किरण जा रही है। तो जाने वाली किरण और आने वाली किरण समझ में आई बातें? बिल्कुल। अब देखो, अब अपन ने अपवर्तन की बातें समझ ली, अपवर्तन समझ लिया, अपवर्तन के प्रकार समझ लिए। दो तरह का होता है, अगर सघन माध्यम से विरल में जाए तो अभिलंब से दूर हटेगी, विरल से सघन में आए तो अभिलंब की तरफ झुकेगी। और अपवर्तनांक अपन ने समझ लिया कि जो अपवर्तनांक होता है म्यू, वो समानुपाती होता है 1/v के। यानी म्यू और जो माध्यम में प्रकाश की चाल होती है वो दोनों अपवर्तनांक और प्रकाश की माध्यम में प्रकाश की चाल व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है भाई? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो तुम्हें अब देखो, छोटी छोटी चीजें तुम्हें लिख लेनी है। तुम्हें अपवर्तनांक है ना, अपवर्तनांक उनकी कैलकुलेटिव वैल्यू लिख लेनी है। तो तुम्हें यहाँ छोटी छोटी बातें लिख लेनी है। कौन कौन सी बातें बातें होती हैं तुम्हें? देखो, तुम्हें एक बात तो लिखनी है कि अब म्यू किसके क्या होते हैं, ये लिख लो। तो देखो, पहली बात तो ये म्यू एयर का वो तो हल्का सा ज्यादा या बराबर हो सकता है म्यू निर्वात के। निर्वात कह दो या वैक्यूम कह दो, तो वैक्यूम के लगभग बराबर या ज्यादा होता है। ठीक है, ये एक तो तुम्हें ये पॉइंट लिख लेना है ना। एक तुम्हें ये पॉइंट लिख लेना है कि भाई कि ये म्यू निर्वात का हमेशा होता है 1, और म्यू हवा का लगभग माना जाता है 1। यानी एक से ज्यादा होता है लेकिन लगभग माना जाता है 1। ठीक है, कांच का लिख लो, कांच होता है ना, कांच, म्यू कांच का यानी शीशे का वो लिख लो 4.5 होता है। कितना होता है? 4.5, है ना। म्यू कोई गैस होती है उसका लिख लो 3/2, 3/2। म्यू तुम वाटर का लिख लो 4/3, 3/2, 4/3, है ना। ठीक है, ये इन म्यू को लिख लो। अब इनमें देखो सबसे ज्यादा म्यू किसका है? कांच का। तो देखो ये ऑर्डर भी लिख लेना, म्यू कांच का सबसे ज्यादा होता है ना। फिर होता है दो, फिर बचा एक 1.5, ये होता है म्यू गैस का। फिर होता है म्यू वाटर का, फिर म्यू हवा का, और फिर म्यू निर्वात का। इनको लगभग बराबर माना जाता है। तो इन ऑर्डर को भी एक बार लिख लो। ठीक है, ऑर्डर भी लिख लो, म्यू कांच, म्यू गैस, म्यू वाटर, म्यू हवा, म्यू निर्वात। ठीक है, इतना समझ आ गया? बिल्कुल। अब अपन ने अपवर्तनांक की छोटी छोटी बातें कर ली हैं क्लियर। अब डालो हेडिंग तुम, अपवर्तन के नियम। क्या डालो भाई? पहला नियम डालो, अपवर्तन के नियम। अब हेडिंग डालो तुम जल्दी से, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। तो देखो अपवर्तन के नियम, तो देखो अपवर्तन का पहला नियम होता है, देखो पहले तो एक डायग्राम बना लो अपवर्तन का, छोटा सा हल्का सा एक डायग्राम बना लो। इस डायग्राम में ये तुम्हारा आपतन कोण दिखा दो। देखो तुम इन सबको तुम जानते हो, है ना। और ये तुम अभिलंब से थोड़ा दूर झुकाते हुए एक किरण बना लो।
है ना, और ये जानी ऐसी चाहिए थी, है ना, और ये तुम्हारा म्यू1 लिख लो, ये तुम्हारा म्यू2 लिख लो, है ना, और इसके लिए तुम लिख लो इसका वेग, इसकी फ्रिक्वेंसी, इसकी है ना, इसकी तरंग दैर्ध्य, इसकी एक और चीज होती है ना, इंटेंसिटी, है ना, और यहाँ लिख लो इस किरण की वी डैश, एफ डैश, लैम्डा डैश, इंटेंसिटी डैश। ठीक है, ये तुम एक छोटा सा डायग्राम बना लो और इसमें तुम ये पूरा तो कर दोगे ना कि ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, ये अपवर्तित किरण है ना, है ना, तो ये सब चीजें तुम कर लोगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इनको पढ़ लेना, मन करे तो, नहीं आता तो तुम्हें ही है। तो अपवर्तन के नियम में पहला नियम है कि आपतित किरण, पहला नियम लिखो, आपतित किरण अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा नियम है जो एक स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, तो उसे लिख लो, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, स्नेल वैज्ञानिक ने कहा था कि जो जो देखो, जिसने इसने ये कोण बनाया है, आई कोण, आई कोण, तो इनका देखो साइन थीटा वाला लो एंगल, क्योंकि जो ये कोण बनाए जाते हैं, ये जो कोण बनाए जा रहे हैं, इनका ये वाला एंगल देखो, ये साइन ये आ रहा है, तो ये कॉस एंग वाला एंगल है, ये देखो, ये तो है, देखो तुम्हारा, ये देखो आपतित किरण है, तो इसका ये वाला एंगल हो गया कॉस आई, है ना, ठीक है। अब देखो ये जा रही है, तो ये तुम्हारा हो गया कॉस आर, है ना, और ये तुम्हारा एंगल देखो, ये वाला एंगल, ये तुम्हारा एंगल हुआ है साइन आई, है ना, और ये तुम्हारा जो एंगल हुआ है, ये हुआ है तुम्हारा साइन आर। तो वैज्ञानिक ने इन्हें साइन आई और साइन आर, इनके लिए संबंध दिया है कि इन दोनों एंगलों में एक संबंध होता है। अब वो संबंध क्या होता है, वो संबंध इन्होंने दिया है कि म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर होता है, ये संबंध दिया, ये स्नेल का नियम है, म्यू1 साइन आई बराबर होता है म्यू2 साइन आर। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। चलो, अब इसमें देखो म्यू1, इसको म्यू2 को इधर ले आओ, म्यू2 बराबर साइन आर बटे साइन आई, ये भी यूज ले सकते हैं अपन, है ना, ये क्वेश्चंस के लिए मोस्ट यूज आएगा, है ना, इसको ऐसे यूज ना लो तो ऐसे यूज ले लो। देखो साइन आई, तो इसको आर को इधर ले आओ, साइन आर बराबर म्यू2 बटे म्यू1, ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, जिधर किरण जा रही है, ये पहले माध्यम का अपवर्तनांक है, जिधर किरण आ रही है, जिधर से किरण आ रही है, तो ये वाला यूज ले लो, है ना, दोनों तरीके सही है ना। अपन ये भी जानते हैं, और अपन जानते हैं कि म्यू2 बटे म्यू1 बराबर, अपन वी नो, यहाँ लिख लो वी नो, म्यू2 बटे म्यू1 इक्वल टू होता है म्यू2, देखो यहाँ वाला उल्टा होता है, नहीं ये म्यू1 बटे म्यू2, तो वी2 बटे वी1, तो वी नो म्यू व्युत्क्रमानुपाती 1/v और 1/लैम्डा, ये सब चीजें होती हैं, तो इस हिसाब से v1 बटे v2 बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। चलो ये भी हो गया अपना काम, है ना, ये भी हो गया ना। तो ये, तो अब म्यू2 बटे म्यू1 की जगह अपन इनको भी यूज रख सकते हैं, तो जो साइन आई होता है अपना बटे साइन आर होता है अपना, वो म्यू2 बटे म्यू1 बराबर b1 बटे v2 बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको भी समझना जरूरी है भैया।
इनको भी समझना जरूरी है। तो ये तुम्हारा स्नेल का नियम हो गया, है ना, स्नेल का नियम भी हो गया, ये भी तुम्हारा होगा। तो ये तुम्हारी मैंने लिख दिया है। अब अपन आगे चलते हैं। अब आभासी व वास्तविक गहराई में संबंध कर लेते हैं अपन, ठीक है। इसको भी तुम्हें ऐसे ही लिखना है, मैं चित्र बनाता जाऊंगा, तुम्हें लिखता जाना है, तम 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 लिखते जाओ। आभासी व वास्तविक गहराई में संबंध। अब देखो, आभासी और वास्तविक गहराई का संबंध का तुम सीधा सा सिस्टम समझ लो। एक ग्लास लो, ग्लास में कोई भी चीज डाल दो, तुम्हें वो उथला हुआ मतलब ऊपर आता हुआ दिखेगा। हकीकत में वो मतलब कांच का ग्लास होना चाहिए, उसमें तुम्हें वो चीज ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। वो क्यों दिखाई देती है? वो अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। वो कैसे देती है वो अपन देख लेते हैं अब। चलो, तो हेडिंग डालो, आभासी व वास्तविक गहराई में संबंध। आभासी और वास्तविक गहराई में संबंध निकाल रहे हैं अपन। तो एक क्लास बनाओ पहले, तो बढ़िया सा मस्त सा मैं बना देता हूँ इधर। ये बढ़िया सा गिलास बना लिया, ये इसका तल हो गया, है ना। अब गिलास में क्या भरा है भाई? पानी, है ना। तो पानी भर दिया। अब पानी एक माध्यम की तरह काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? कर दिया भाई माध्यम की तरह काम पानी। अब इसके नीचे देखो, तुम्हें रख दिया मैंने एक सिक्का। ये क्या रख दिया? सिक्का, है ना, सिक्का रख दिया। अब देखो, इसका ये जो अंतिम रेखा होती है ना, ये अंतिम लाइन, ये इन दोनों माध्यम को अलग कर रही है। यहाँ हवा है, इसका माध्यम μ1 है, ठीक है। ये पानी है, पानी का माध्यम μ2 है। अब मैंने μ1 क्यों लिया है? क्योंकि पानी की, अब देखो, सॉरी, किरण कहाँ से जाएगी? वस्तु, ऑब्जेक्ट होता है ये, इस ऑब्जेक्ट से किरण जाएगी इधर। अब ये अपनी आंख है हवा में, अरे हवा से ही तो देखेंगे, ये अपनी आंख है हवा में, हवा से देखेंगे तो ये μ1 होगा, ये म्यूट होगा। यही तो गलती कर देते हैं अपन। ये म्यू वन क्यों होगा? क्योंकि जहां से किरण जाएगी, तो देखो अभी इस सतह को देखो, ये सतह एक सतह हो गई, ये इन दोनों माध्यमों को अलग करने वाली, ये मीडियम 1 हो गया अपना, ये मीडियम 2 हो गया, दोनों को अलग करने वाली किरण। अब देखो, अपन को प्रतिबिंब बनाने के लिए लगभग 2 किरणों की आवश्यकता होती है, दो किरणों की, ठीक है। अब एक किरण तो मैं तुम्हें देखो, हमेशा याद रखना, जो किरण 90 डिग्री पर जा रही है, 90 डिग्री पर कोई भी किरण जाए, ना तो वो परावर्तित होती है ना अपवर्तित होती है, वो जैसी जाती है वैसी चली जाती है। ये अपन को पता है कि ये जो सतह होती है ना, सतह, और ये अभिलंब होता है। तो अभिलंब की से आने वाली किरण जैसे आएगी वैसे चली जाएगी, ना उसका परावर्तन होता है ना अपवर्तन होता है, कुछ नहीं होता, जाएगी आएगी, जाएगी आएगी, ये फिक्स है। और परावर्तन का नियम तो ये पढ़ा था। अपवर्तन में अपन को पता है कि अगर सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर, विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की तरफ, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट लगाने हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई करो। अब देखो, एक किरण जो सीधी आएगी और सीधी चली जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत? भाई, जो सीधी यहाँ से आई और यहाँ से वापस हो गई, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई, पर तुम सीधी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में बना लेना एकदम। अब मेरा तो डायग्राम ऐसा ही बनता है भाई, है ना। अब क्या होगा भाई, एक किरण अपवर्तित तो करानी पड़ेगी, जब भी तो चित्र बनेगा। तो देखो, एक किरण कुछ एंगल पे जा रही है, देखो किरणें तो बहुत सारी जाएंगी, ऐसे दमादम किरणें जाएंगी बहुत सारी, पर दो लेंगे अपन चित्र बनाने के लिए, ठीक है। तो एक किरण यहाँ जाएगी कुछ एंगल पर, कुछ एंगल पर गई, ठीक है। अब यहाँ तुम्हें बनाना है अभिलंब, तो ये तुम्हारा बना दिया मैंने अभिलंब, ठीक है, अभिलंब बना दिया, कोई दिक्कत है? तुम थोड़ा डायग्राम चौड़ा बना लेना अच्छा सा, है ना, जैसा भी तुम्हें समझ आए, दिखे अच्छा, है ना। तो अब अपन को पता है कि ये है माध्यम 2, ये है भैया माध्यम 1, और माध्यम 1 ज्यादा है, मतलब सघन है, ये विरल है। मैंने वो क्या बताया, अपवर्तनांक जिसका ज्यादा होता है वो सघन होता है। अब किरण कहाँ जा रही है? सघन से विरल में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हटेगी, कहाँ हटेगी? दूर। तो देखो, ये तो अभिलंब हुआ, अभिलंब की तरफ झुकने का मतलब है, तो ये तो ऐसे जाती, पर अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये ऐसे हटेगी दूर। देखो, जानी तो ऐसे चाहिए थी, पर अभिलंब से दूर हट गई, और इसने बना दिया आपतन कोण आर, और परावर्तन
अपवर्तन कोण आर, और ये इसका कोण हो गया आई। अभिलंब से दूर हटी, कौन बना दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। नहीं तो अब ये इधर झुक गई, ये किरण हो गई इसकी अपवर्तित, कोई दिक्कत आई नहीं। अब देखो अभी इसको अभी कहीं नहीं मिली तो मिलानी पड़ेंगी भैया, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो, तो ये यहाँ मिलेगी कहीं, यहाँ ये मिली है ना, ये मिलेगी और यहाँ प्रतिबिंब बना देगी। ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये इमेज हो गई तुम्हारी, क्या हो गई, इमेज। अब इसने कितना ऊपर बना लिया, ये इतनी इतनी मोटाई ऊपर बना लिया प्रतिबिंब। तो अपन को हकीकत में वस्तु तो होती है यहाँ, लेकिन दिखती कहाँ है, यहाँ। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो ये तुम्हें समझ आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो इसकी वास्तविक गहराई कितनी थी, इसकी वास्तविक गहराई तो डी थी, लेकिन हकीकत में अपन को दिख कहाँ रही है, यहाँ। तो ये इसकी डी डैश आभासी गहराई होगी। क्या है, आभासी गहराई। ये हो गई इसकी वास्तविक गहराई। अब देखो इसका मैं तुम्हें अगर, या तो मैं तुम्हें सिखाऊं क्या इसका, या तो इसका तुम्हें मैं संबंध निकालना सिखाऊं क्या, मतलब अपन को आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में संबंधित तो निकालना है। तो इन दोनों में संबंध या तो मैं तुम्हें सिखाऊं किस तरह, किस तरह भाई, या तो मैं तुम्हें सिखाऊं कि मतलब डेरिवेशनल, या डायरेक्ट सिखा दूं कि डायरेक्ट बस फॉर्मूला लिख दूं कि ये संबंध होता है इनमें। चलो डेरिवेशन से समझाते हैं। चलो तो अब इसकी अपन क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अब देखो ये दूरी इसकी क्या है, डी। अब तुम इस चित्र में डी डैश है ना, और ये दूरी क्या है इसकी, डी, और ये दूरी मान लेता हूं मैं एक्स। तो अब देखो तुम इनको इसमें मत लिखना है तुम्हारे डायग्राम में, तुम्हारे डायग्राम को साफ रखो उतना ही, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ समझो, एक त्रिभुज तो ये बना, ठीक है, एक त्रिभुज अपना ये बन गया बड़ा, दो सर्वांग समत्रिभुज बन गए। एक तो ये वाला है ना, और एक ये वाला। तो मैं इसे थोड़ा चौड़ा करके लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो इस डायग्राम को तुम्हें बनाना है, किसको, इसको अलग अलग पेनों से बनाना, ठीक है, अलग अलग पेनों से, जिससे तुम्हें समझ से अच्छा से दिखे। तो देखो मैंने थोड़ा नजीक बना लिया, तुम थोड़ा दूर बनाना नीचे, है ना। तो क्या होता है, ये तुम्हारा होता है अभिलंब, ये वाली किरण है, ठीक है, ये वाली किरण, ठीक है। और तुम्हारी वस्तु थी यहाँ पर, ठीक है, ओ ऑब्जेक्ट था, ठीक है, बिल्कुल समझ आ रही है बात, बिल्कुल। ये तुम्हारी एक किरण जा रही थी, अपवर्तित किरण का अभिलंब। ये एक किरण गई तुम्हारी ये वाली, है ना। ये इसने तुम्हारे साथ बनाया आई कौन, कौन सा कौन बनाया भैया, आई कौन बनाया, ठीक है। अब ये जो अपवर्तित हुई, ये जब अपवर्तित हुई तो अपवर्तन होने के पश्चात इसने कौन बनाया, आर कौन, रिफ्लेक्शन एंगल। ये जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे जानी, यहाँ पे यार ये चित्रों में दिक्कत आएगी, जानी ऐसे चाहिए थी, ठीक है, जानी ऐसे चाहिए थी, बिल्कुल, और गई कैसे, ऐसे, ठीक है। तो अब देखो अब ये गई ऐसे, तो ये इसका मैंने इसको मिलाया, मिलाया, तो मिलाने पर ये मुझे मिल गई इमेज। अब ये दूरी थी तुम्हारी डी डैश, ये दूरी हो गई तुम्हारी डी टोटल, ये वास्तविक गहराई थी, ये आभासी गहराई हो गई, ये मैंने मान ली एक्स, ठीक है। अब एंगल का कॉन्सेप्ट समझ लो, बस एंगल समझ आया तुम्हारा काम हो गया। देखो एक तो ये वाला देखो, ये ये एक जेड बन रहा है, जेड, ऐसा जेड बन रहा है ऐसा, जिसमें ये वाला एंगल तो आई है, तो सीधी बात है ये वाला एंगल भी आई होगा, जेड बन रहा है, ये बन गया ना जेड, बिल्कुल। देखो ये भी एक सीधी रेखा, ये भी एक सीधी रेखा, दोनों लंबवत रेखाएं हैं। लंबवत रेखाओं में जब जेड बनता है तो एंगल फिक्स होता है, सेम होता है। तो ये भी तुम्हारा हो गया आई, ठीक है। अब देखो आई हो गया, समझ आई बातें, है ना। तो देखो ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं मैं। अब देखो ये जब तुम्हारा आई एंगल है ना, आई एंगल, आई एंगल, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा एक लंब है, बिल्कुल अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया टोटल, है ना, 90 डिग्री का एंगल हो गया ना टोटल भाई, बिल्कुल हुआ कि नहीं हुआ भी, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल हुआ है ना। तो अब इसमें देखो एक लाइन ये सीधी
और एक लाइन ये क्रॉस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसा क्रॉस, ऐसा क्रॉस। तो इससे देखो ये भी लंबवत है, तो ये जो एंगल है वो आर है। तो इस क्रॉस के कारण जो ये एंगल होगा, कौन सा, ये वाला जो एंगल बना है क्रॉस का, ये भी आर होगा। तो ये जो टोटल एंगल है, ये ये जो इमेज बनी है, इससे ये एंगल हो गया आर का। इसका हो गया आर क्रॉस के कारण। समझ में, थोड़ी छोटी बात समझो, ये एंगल कौन सा हो गया, आर का। अब देखो ये एंगल आर का हो गया, तो देखो ये वाला समझो, ये ये फिर से जेड बन गया, ये 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 फिर से जेड बन गया, तो ये एंगल आर हो गया। क्या हो गया, आर। समझने की बातें हैं, अपन को बस इन दोनों एंगलों को लिखना था। ये दोनों एंगलों को काम किसके लिए किया, देखो ये एंगल तो सीधा समझ आ गया कि आई से आई बन गया, ठीक है, जेड बन रहा है, ठीक है। अब तुम्हें ये भी समझ आ गया कि ये भी एक जेड बन रहा है, पर ये वाला एंगल तुम्हें नहीं आ रहा था, तो अपन ने क्या किया कि इस क्रॉस से हिसाब से ये एंगल रख लिया, और क्रॉस और जेड के हिसाब से रख लिया ना, तो ठीक है। अब अपने पास दो त्रिभुज आ गए, तो अब मैं छोटे वाले त्रिभुज में स्नेल का नियम लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ, छोटे वाले त्रिभुज में स्नेल का नियम लगा रहा हूँ। पहले तुम एक बात लिख लो यहाँ पर, जो जो ऑप्टिक्स है, पूरी पूरी ऑप्टिक्स में एंगल, जो ये कौन आई कौन आर, ये जो एंगल है, ये एंगल ऑलवेज लेस देन 5 डिग्री होंगे। मतलब हमेशा छोटे कौन होंगे, यानी जो ये थीटा होता है ना, ये ऑलवेज वेरी स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में साइन थीटा लगभग थीटा के साइन थीटा लगभग टेन थीटा के बराबर हो जाता है, और टेन थीटा होता है वो लगभग थीटा के बराबर हो जाता है। ये दो बातें तो मैं लिख लेनी है अच्छे से। तो अब साइन थीटा जहां भी लगाएंगे वो टेन थीटा कर देंगे अपन, ड्यू टू कैलकुलेशन के लिए करते हैं बस, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटे छोटे होते हैं भाई, बहुत छोटे होते हैं। तो अब इस कंडीशन में अपन को पता है कि स्नेल का नियम अगर लगाया जाए, है ना, तो स्नेल का नियम अगर लगाया जाए, तो देखो स्नेल का नियम अगर लगाया जाए, तो देखो स्नेल का नियम अगर लगाया जाए, तो देखो म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, म्यू 1 टेन आई बराबर म्यू 2 टेन आर, ड्यू टू लेस देन थीटा वेरी स्मॉल है, इस कारण से मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। अब इस कारण से मैंने ये लिख दिया है, तो ये आ गया समझ में। अब देखो तुम्हें साइन टेन आई और टेन आर की वैल्यू निकाल लो, तुम्हारी डी के रूप में इन्हें चेंज कर दो, आ जाएगा काम। देखो डी के रूप में, तो मैं इस त्रिभुज को बना लूँ, छोटे वाले त्रिभुज को, मैंने छोटा वाला त्रिभुज बना लिया भैया। ये दूरी x है, ये एंगल r है, ये दूरी d डैश है। तो इसमें देखो लंब बटे आधार, देखो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब, और ये होता है फिर आधार, ये होता है कर्ण, ठीक है। तो ये लंब है, तो टेन थीटा लगाएं इसमें, तो टेन थीटा क्या है, r टेन r बराबर x बाई एल, एक्स बाई डी डैश, ये आ गया, है ना, एक्स बाई डी डैश। इसी तरह इस त्रिभुज को ले लो, बड़े वाले त्रिभुज को, इसमें ये भी एक्स, और ये कौन तुम्हारा है आई, और ये कौन, ये डी दूरी है तुम्हारी डी। तो देखो ये कौन आई, ये तुम्हारी दूरी डी हो गई, तो इसमें टेन आई लगा दो, तो तुम्हारा एक्स बाई डी हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा लंब। तो देखो अब यहाँ इनको वैल्यू को पुट करें, तो देखो वैल्यू को पुट करते हैं, तो म्यू 1 एक्स बाई डी बराबर म्यू 2 एक्स बाई डी डैश, ठीक है। तो एक्स से तो एक्स कट गया, ठीक है। ये तो मैं ऐसे कैसे लिखना है, सॉल्व करना है भाई, ये सॉल्व भी कर रहा हूँ मैं, है ना। और ये देखो डी को इधर ले जाओ, म्यू 2 को इधर ले आओ, तो म्यू 1 बटे म्यू 2 बराबर डी बटे डी डैश, सिंपल। ये संबंध आ गया तुम्हारा अपवर्तनांक के हिसाब से, ये तुम्हारा संबंध आ गया है। ये तुम्हें याद ही कर लेना है, याद कर लो भाई, इसे रट लो महाराज, RLN रट लो महाराज। और देखो तुम्हें याद रखना है, म्यू 1 कौन सा अपवर्तनांक है, म्यू 1 वह है जहां से किरण जा रही है, जाने वाली किरण है, ठीक है। और म्यू 2 कौन सा अपवर्तनांक है, जहां किरण पहुंच रही है,
ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है, म्यू1 बटे म्यू2 बराबर डी बटे डी डैश, डी बटे डी डैश ये आभासी गहराई का फॉर्मूला है। तो एक क्वेश्चन करें छोटा सा, तो क्वेश्चन लिखो, एक्सरसाइज कर लें एक छोटी सी। तो क्वेश्चन है भैया, ये तुम्हारा सतह है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है। इसका तुम्हें अपवर्तनांक दिया है म्यू बराबर 4/3 और ये दिया है म्यू बराबर 1। अब देखो तुम्हें अब नहीं देंगे म्यू1 म्यू2, अब तुम्हें म्यू1 म्यू2 नहीं मिलेंगे, अब तुम्हें म्यू मिलेगा बस, है ना। और अब तुम यहाँ से तुम्हारी आंखें देख रही हैं भैया, क्वेश्चन है ना, और ये तुम्हारी डी गहराई पर कोई वस्तु रखी हुई है, डी गहराई पर डी है तुम्हारी 20 cm। तो अभी तुम्हें क्या लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है वही। अब किरण कहाँ जाएगी, तो वस्तु से किरण जाती है हमेशा, तो वस्तु से किरण ऐसे जाएंगी, कोई एक किरण बना के देख लिया अपन ने कि एक वस्तु से किरण ऊपर जाएगी, सीधी सी बात है। तो ये अपना म्यू1 होगा और ये अपना म्यू2 होगा, जहाँ से किरण जाती है वो म्यू1 होता है, ठीक है। और जहाँ किरण जाती है तो आभासी गहराई डी डैश निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा, म्यू1 बटे म्यू2 बराबर डी बाई डी डैश, सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लो। तो म्यू कितना है, म्यू1 अपना है 4/3 और ये कितना है अपना 1 to 1 को तो रहने दो, है ना। डी कितनी है अपनी, डी 20 cm है, 20 बटे डी डैश। तो देखो 4 पंजो 20, 5 है 15, तो डी डैश अपनी आ जाएगी 15 cm, मतलब ये अपन को यहाँ दिखेगा 5 cm का अंतर आ जाएगा दोनों में, और ये 15 cm पर अपन को वस्तु दिखेगी, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सॉल्व करो। देखो अब क्या है कि एक एक तुम्हें एक क्वेश्चन दिया है इस प्रकार कि भैया ये तुम्हारा माध्यम है, ये मीडियम 1 है, ये तुम्हारा मीडियम 2 है, कोई दिक्कत है नहीं। ये तुम्हारी आंख बना दी इसने, है ना। तो एक किरण ऐसे आ रही है, एक किरण ऐसे आ रही है, ठीक है, आ रही है, बस आती प्रतीत हो रही है, आती। तो ये क्या है, एक अभिसारी पुंज है। अब ये आएगी तो आने के बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट भी होके जा रही है वापस, ये वापस रिफ्लेक्शन में जा रही है ना, वापस रिफ्लेक्शन में जा रही है। तो ये अब मिल तो रही नहीं, तो मिलानी पड़ेंगी, तो ये अपने मिला दी यहाँ। अब ये मिली नहीं है, मिलती हुई प्रतीत हुई है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, आभासी, आभासी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट आभासी जो मिलता हुआ प्रतीत हुआ है, उसकी जो दूरी दी है क्वेश्चन में वो दी है 24 cm, ये क्वेश्चन दिया है तुम्हें। अब इसमें तुम्हें जो म्यू दिया है, इधर का तो 1 दिया है, इधर का 4/3 दिया है ना। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। अब इसमें तुम्हें इमेज पूछी है भैया, तो अब देखो आभासी वस्तु है, ठीक है, आभासी तो वस्तु है, तो आभासी वस्तु की इमेज बनानी है अपन को, है ना। अब इसमें क्या होगा, इमेज बनानी है अपन को, तो डायग्राम में तो देखो इसका, अभी देखो क्वेश्चन सॉल्व करें तो अभिलंब से करो। अब देखो अभिलंब से करते हैं तो देखो अपन को पता है कि सीधी सी बात है, देखो माध्यम किसका जाता है, अपवर्तनांक इसका जाता है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो विरल से सघन में जाती है, तो अभिलंब की तरफ झुकती है किरण। तो देखो ये तो अभिलंब की तरफ, अभिलंब की तरफ मतलब ऐसे झुकेगी, अभिलंब की तरफ, ये भी अभिलंब की तरफ झुकेगी, है ना, अभिलंब की तरफ झुकी। तो आभासी वस्तु की जो इमेज है वो यहाँ बनेगी, इमेज, और वास्तविक बनेगी, क्योंकि किरणें कट के आई है, झुक के आई है, तो आभासी वस्तु की वास्तविक इमेज बनेगी। तो अब इसको देखो, ये तो अपने अपने कॉन्सेप्ट से किया है, लेकिन अपन को तो सब म्यू1 बटे म्यू2 बराबर डी बटे डी डैश लगाना है। म्यू1 कितना है इसका, देखो कहाँ से किरणें आ रही है, किरणें कहाँ से आ रही है, यहाँ से, यहाँ से आ रही है, तो ये म्यू1 है, तो 1/4/3 बराबर डी कितनी है 24 बटे डी डैश। तो ये 3 ऊपर चल जाएगा, सीधी सी बात है, 4 रह जाएगा, तो 3 8 3 7 21, 3 8 24, 8 3 8 चौक 32, तो डी डैश आ रहा है 32 cm, 32 cm पर ये 24, तो ये टोटल 32 cm पे बनेगी, और वो अपन ने चेक भी कर लिया इससे, ठीक है, क्वेश्चन कर लिया। चलो एक क्वेश्चन लिखो मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखो एक, कि जब प्रकाश किरण म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है, क्वेश्चन लिखो,
जब प्रकाश किरण म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है तो यह प्रेक्षित होता है कि अपवर्तन कोण R। देखो, जब प्रकाश किरण म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है तो यह प्रेक्षित होता है कि अपवर्तन कोण कोष्टक में लिखो R का मान आपतन कोण, अपवर्तन कोण R का मान आपतन कोण I कोष्टक में I लिखो के मान का आधा होता है। यानी आपतन कोण I के मान का आधा होता है तो आपतन कोण ज्ञात करो। तो आपतन कोण मतलब अपन को I ज्ञात करनी है। तो क्या ज्ञात करना है? आपतन कोण I होगा। तो इस क्वेश्चन को लिख लो एक बार जल्दी से। देखो, ये क्वेश्चन बोला है ना, यही है, ठीक है। तो अब जल्दी से ये लिख लिया। अब अपन बात करते हैं। चलो, तो इसने क्या कहा है कि जब प्रकाश किरण म्यू अपवर्तनांक माध्यम में प्रवेश करती है ना, प्रकाश की किरण म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है तो देखो, अब देखो मतलब हवा से प्रवेश कर रही है। देखो, अपवर्तनांक माध्यम में प्रवेश कर रही है। अपवर्तनांक माध्यम में प्रवेश कर रही है मतलब पहले अपवर्तनांक नहीं था। और अपवर्तनांक कहाँ नहीं होता है? निर्वात या हवा में, ठीक है। तो देखो, सीधी सी बात है, ये माध्यम बना लो, यहाँ एक मान लो, कोई अपवर्तनांक नहीं है, यहाँ म्यू मान लिया, ठीक है। अब कोई प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है, इसने कौन बना लिया है? I। तो देखो, अब सीधी सी बात है भाई, इसने कोई किरण बना लिया है I की। अब देखो, ये हवा है, हवा से अपवर्तनांक में प्रवेश कर रही है तो विरल से सघन में जा रही है, मतलब अविलंब की तरफ झुकेगी। अविलंब की तरफ झुक गई तो इसने कौन बना लिया? R। अब इसने कहा है कि जो R है आप इसने कहा है कि अपवर्तन कोण R का मान आपतन कोण के मान का आधा है, यानी R बराबर I/2 है। ये इसने बोल दिया है। अब बोल दिया है तो इसने यहाँ स्नेल का नियम लगा दो भैया। किसका नियम लगा दो? स्नेल का नियम लगाएंगे। तो देखो, स्नेल का नियम लगाएंगे तो स्नेल के नियम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो देखो, म्यू1 sin I, म्यू2 sin R। देखो, म्यू1 क्या है? 1, क्योंकि किरण यहाँ से आ रही है तो 1 sin I की वैल्यू कितनी है? sin I। म्यू2 क्या है? म्यू sin R की वैल्यू क्या है? I/2। अब इसे कैसे सॉल्व करें भैया? अब इसे कैसे सॉल्व करें भाई? ये बड़ी समस्या हो गई। तो अब अगर मैं साइन की जगह यहाँ कैसे भी I की जगह I/2 ले आऊँ तो मजा आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि अब देखो, इधर देखो, अपन एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन 2 थीटा इजिकल तो होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब 2 थीटा जो है ना, यहाँ पर I है तो क्या करते हैं, 2 थीटा इजिकल टू ले लेते हैं I। तो थीटा इजिकल टू हो जाएगा I/2। वैल्यू पुट करके देख लो तो साइन I बराबर 2 साइन थीटा की जगह क्या लेंगे? I/2 cos थीटा की जगह I/2 ले लिया। ये फॉर्मूला बन गया। पुट कर दो यहाँ पर जल्दी से मेरे बच्चे। 2 sin I/2 cos I/2 बराबर म्यू sin I/2। तो ये से क्रॉसम, तो देखो 2 cos I/2 बराबर म्यू। तो देखो, ये इसको इधर ले आओ, क्या करो, इसको इधर ले जाओ। cos I/2 बराबर म्यू/2 हो गया, ठीक है। अब इसको cos को इधर ले जाओ तो I/2 बराबर cos इनवर्स म्यू/2 और I बराबर इस 2 को इधर ले जाओ तो 2 cos इनवर्स म्यू/2। अब इसमें क्या है भाई? थोड़ा सा दिमाग और मैथ की समझ है, बाकी तो कुछ नहीं है। मैथ की समझ है, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना? समझ आए ना? बिल्कुल। तो देखो, अब अपन अपवर्तन पे आगे बढ़ते हैं अपने नोट्स में से। अभी यहाँ से तुम लिखो चाहे मत लिखो, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक के नोट्स नहीं थे तो यहाँ से आगे के तुम्हारे सारे नोट्स मिल जाएंगे, तुम्हें टेंशन मत लो।
तो अब तुम्हारे क्वेश्चंस बनते हैं वही यार। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कराने से क्या मतलब है भाई। चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे नोट्स के। अब ये नोट्स के क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन है भाई नोट्स का क्वेश्चन आ गया। ये एंगल दे रखा है, ये तुम्हें दे रखी है कि ये ऐसे जा रही है, इसका म्यू है √2, इसका म्यू है √3, ये 60 एंगल पर जा रही है। ठीक है, किस पे जा रही है भैया 60 एंगल पर। अब देखो जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे गई कैसे भैया ऐसे, और गई किस पर है आर एंगल पर, है ना, आर एंगल पर। तो ये क्या हो गया इसका विचलन। अरे विचलन हुआ कि नहीं हुआ भैया, वो कि नहीं हुआ विचलन, हो गया भाई विचलन। विचलन तो अपन जानते हैं क्या होता है, विचलन आ जाए। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि कोण आर व डेल विचलन का मान निकालो, मान निकालो भाई, विचलन निकालना है अपन को भैया। तो क्या है अपने पास, क्या है भाई, कुछ नहीं है अपने पास, स्नेल का नियम है। और क्या है, और क्या है मेरे दोस्त, स्नेल का नियम है। तो लगा दो स्नेल का नियम, लगा दो क्वेश्चन में। तो μ1 sin i बराबर μ2 sin r। स्नेल का नियम लगाओ, μ1 क्या है, देखो जहां से किरण आ रही है, किरण कहां से आ रही है इधर से, तो μ2 sin i का मान कितना है sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। देखो ज्यादा लपड़ाबाजी नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करना है, sin r की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो ये से तो ये गया मामला खत्म। तो ये sin r की वैल्यू आ गई तुम्हारी √3/2, कितनी आ गई, सॉरी μ3 √3 है, सॉरी ये √3 है, सॉरी ये √3 है। तो इससे ये नहीं कटेगा, इससे ये कटेगा, है ना, ये कट गया। तो ये बचा तुम्हारा sin r बराबर, sin r बराबर ये बचा तुम्हारा √2/2। तो देखो ये कट जाएंगे 1/√2। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है 45 की। तो sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो r की वैल्यू हो गई 45 डिग्री एंगल। ये तो मैंने r की वैल्यू निकाल ली। विचलन, अब देखो ये 60 पर गई है, तो जानी किस पे चाहिए थी 60 पर, विचलन कितना बचा 60 माइनस डेल बराबर i माइनस r। ये तो अपन जानते हैं। तो i कितना था 60 माइनस r कितना है बचा यार, ये है इसका 45। तो 15 डिग्री का विचलन आ जाएगा, 15 डिग्री का। एक स्लैब के लिए करें, स्लैब के लिए करें अपन, किसके लिए, स्लैब। तो देखो मैं एक कांच की पट्टी का ले रहा हूँ भाई, क्वेश्चन अच्छा है समझना, मजा आ जाएगा। क्या ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन है भाई ये कांच की पट्टी का है। अब देखो कांच की पट्टी का लिख दी, तो अपवर्तनांक दे चाहे ना दे 4.5 लेना है। यूज कितना लेना है भाई 4.5 और दे रखा है तो भाई मजा आ जाए, है ना। कांच का नहीं दे रखा तो 4.5 यूज लो, और दे रखा है तो वही यूज लो जो दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, निर्गत कोण ई तथा विचलन कोण डेल ज्ञात करो, इसमें पूछा है। इसमें निर्गत कोण पूछा है, निर्गत कोण पूछा है और विचलन कोण पूछा है। देखो विचलन कोण सेम उसी तरह निकाला जाता है। इसका पूर्णांक दिया है म्यू बराबर 1, इसका दिया है म्यू बराबर √2। रुको मम्मी बुला रही है। तो इस क्वेश्चन में अपन को देखो निर्गत कोण निकालना है और विचलन कोण निकालना है, निर्गत कोण और विचलन कोण। तो देखो अब स्लैब में हो रहा क्या है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये तुम्हारा अभिलंब है, ठीक है, ये इसने अभिलंब बना दिया एक। ठीक है, अब इसने इस अभिलंब से किरण आपतित की है भाई 45, अरे यार कहाँ गई, इधर सॉरी 45 एंगल पर। ठीक है, अपन को पता है कि 45 एंगल पर आपतित किया, जानी भी 45 पे चाहिए थी यहाँ, लेकिन क्या है कि ये यहाँ पर माध्यम एक अलग है, यहाँ माध्यम अलग है। अब देखो अपवर्तनांक किसका ज्यादा होता है, μ2 ज्यादा होता है, μ2 ज्यादा होता है 1 से। √2 होता है ना, √2 की वैल्यू होती है 1.44, √3 की वैल्यू होती है 1.73, ऐसे वैल्यू होती है ना, है ना। और √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, क्योंकि 2 का 2 ज्यादा है ना, तो 2 से ज्यादा फिर उसकी होती है √5 की थोड़ी, तो मतलब √2 की वैल्यू 1.44 होती है 1 है, तो इसका अपवर्तनांक ज्यादा है। तो विरल से सघन में जा रही है, तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, किसकी तरफ, अभिलंब की तरफ। ये झुक गई किरण अभिलंब की तरफ। अब ये किरण है झुक के यहाँ गई, अब ये थोड़ी जानी यहाँ चाहिए थी, है ना, थोड़ा इस स्लैब को अब
मैं क्या करूँ यार, ऐसा ही बन गया। अब देखो ये किरण तो इसका विलंब, अब ये जानी कैसे चाहिए थी ऐसे। अब ये देखो इसका रूट टू, अब ये बाहर माध्यम भव है तो रूट वन, तो ये सघन से अब फिर विरल में जा रही है, सघन से विरल अभिलंब से दूर हटेगी। किससे? अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी भाई, है ना। अच्छा, ये रूट, ये म्यू वन दिया है, यहाँ का अपवर्तनांक दिया है म्यू रूट थ्री म्यू बराबर, ये म्यू वन दिया है यहाँ का, ये इस म्यू वन ये है एक, ये म्यू दो है, ये म्यू थ्री है जो दिया है रूट थ्री। अब देखो ये, अब देखो म्यू टू से म्यू थ्री में जा रही है, म्यू टू से थ्री में जा रही है ना, टू से थ्री में, तो ये देखो म्यू थ्री फिर ज़्यादा हो गया, म्यू थ्री फिर ज़्यादा हो गया, तो फिर अवलंब की तरफ झुक जाएगी, मतलब ये हो गई तुम्हारी अवलंब की तरफ झुक गई। अब देखो जानी ऐसी चाहिए थी, अवलंब की तरफ झुक गई, क्यों? क्योंकि म्यू थ्री ज़्यादा है, सघन फिर विरल से सघन में जा रही है। अगर यहाँ एक होता तो ये किरण ऐसे झुकती, ऐसे ऐसे सीधी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये गई किस एंगल पर? इस एंगल पर। देखो ये एंगल, ये इसका 45 था और ये इसका निर्गत कोण हो गया आर, अभिलंब से कोण मापते हैं ना आर, ये आर, और ये इसका डेल वन हो गया विचलन, ठीक है। अब देखो ये फिर इधर जा रही है तो ये इसका फिर विचलन हो गया डेल टू, और ये इसका निर्गत कोण हो गया ई, इस कोण पर ये निकली है अभिलंब से, अभिलंब से किस कोण पर निकली है? इस कोण पर, ये इसका निर्गत कोण हो गया। निर्गत कोण कौन सा कोण होता है भाई? निर्गत कोण वह कोण होता है अभिलंब से जिस पर वो उस माध्यम से बाहर निकलती है, इस स्लैब से बाहर निकली है इस माध्यम पर, इस एंगल पर। अब देखो इस इधर एक स्नेल का नियम लगा दो, इधर स्नेल का नियम लगा दो, तो इस एंगल पर मैं स्नेल का नियम लगा रहा हूँ। देखो इस एंगल पर मैं स्नेल का नियम लगा रहा हूँ। अब देखो ये अभिलंब है और ये अभिलंब है, तो ये दोनों मिल जाएंगे, यहाँ मिल गए, तो ये कोण आर है, ये 90 डिग्री का है, तो ये कितना बचा? आर माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस आर, तो ये आर की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो देखो 45, देखो म्यू वन कितना है? 1 साइन 45 बराबर, ये कितना है? म्यू टू रूट टू साइन आर, तो यहाँ से देखो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 बराबर √2, और साइन आर, ये दोनों क्रॉस कटेंगे नहीं, मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो साइन आर की वैल्यू हो रही है, साइन आर की वैल्यू आ रही है 1/2, 1/2। और 1/2 कितना होता है? 1/2 होती है 30 की वैल्यू, तो आर की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, है ना। तो देखो यहाँ कितना आ गया? ये आ गया तुम्हारा भैया, ये 90 30 90 कितना को 120, तो बचा कितना? ये 60 डिग्री का एंगल। तो मतलब अभिलंब से अब इसका आपतन कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री पर इस पर आपतित हो रही है, यहाँ 60 डिग्री पर। अब ये किरण है, इसके लिए तो आपतित किरण हो गई, 60 डिग्री पर आपतित हो रही है ना। अब 60 डिग्री पर अब जाने भी किसने पर चाहिए थी? 60 पर जा किस पर रही है? ई कोण पर। तो यहाँ स्नेल का नियम लगा दो, तो स्नेल का नियम देखो, म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर। अब देखो म्यू वन कितना है? √2, साइन आई कितना है यहाँ पर? 60, साइन 60, म्यू टू कितना है? √3, और साइन आर, आर की जगह क्या है? ई। अब ये निर्गत कोण बन गया आर, क्या बन गया? निर्गत कोण। तो देखो ये कितना हो गया? √2 इंटू √3/2 बराबर √3, तो देखो 3 से 3 कर गया साइन ई। अब देखो ये 2 से ये √2 पे कट गया, तो साइन ई बराबर आ गया 1/√2, ये होता है 45 डिग्री। तो ई आ गया तुम्हारा 45 डिग्री का एंगल। अब देखो विचलन, देखो तुमने ई तो निकाल लिया, अब विचलन देखो, विचलन क्या? देखो विचलन, अब इसको तुम्हें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझना पड़ेगा। अब इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे समझते हैं अपन भाई? कैसे समझते हैं अपन? हमेशा विचलन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी सिखाया है कि देखो विचलन कहीं भी हो, ये अभिलंब होता है, अभिलंब से मतलब कोई किरण है जो जानी ऐसे चाहिए थी ऐसे, लेकिन गई ऐसे, तो कहाँ से गई है? ये इस अभिलंब से इधर गई है, इधर गई है, तो ये कैसे हो गया? घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। कहाँ गया भाई? क्लॉकवाइज। क्या है? घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, सॉरी अभिलंब से, सॉरी ये इससे जानी, जहां से जानी चाहिए थी वहां से ये तो पूरा एंगल हो गया ना, हाई एंगल, ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे कोई ये अभिलंब है, ये है, और ये मतलब जानी ऐसे चाहिए थी किरण, और चली ऐसे गई, है ना। तो जानी चाहिए थी ऐसे और चली ऐसे गई, तो ये अब देखो ये घड़ी की उल्टी दिशा में हो गया, तो ये एंटी क्लॉक
क्लॉकवाइज हो गया, ये डेल एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो अब यहाँ देखो, जानी कहाँ चाहिए थी, यहाँ, लेकिन गई कहाँ, यहाँ। तो ये यहाँ से यहाँ किस दिशा में आ रहा है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में थी। ये डेल वन है क्लॉकवाइज, तो डेल वन क्या है यहाँ पर, देखो ये कोण कितना है, टोटल 45, इसमें से गया कितना, आर एंगल 30 का गया, तो डेल वन कितना बचा, डेल वन बचा तुम्हारा 15, क्योंकि देखो डेल वन क्या होता है, आई माइनस आर, तो डेल वन बचा तुम्हारा 45 माइनस 30 बराबर डेल वन बचा तुम्हारा 15 डिग्री। अब देखो किधर जा रहा है, इधर से इधर, मतलब 15 डिग्री क्लॉकवाइज में, अब देखो फिर देखो, अब देखो ये इधर गया तुम्हारा, इधर है ना, ये इधर गया तुम्हारा, तो इधर ये देखो एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो डेल टू बराबर ये फिर आई माइनस आर, तो आई क्या है यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल, आर क्या है यहाँ पर ई कितना है अपना 45, तो देखो 60 माइनस 45 ये आ रहा है तुम्हारा 15 डिग्री का विचलन फिर से, पर ये किस में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में। जानी जहाँ चाहिए थी वहां से किधर गई, उल्टी दिशा में गई है, उल्टी दिशा में। तो डेल कितना बचा, डेल नेट कितना बचा, ये बचा S1 प्लस S2। अब S1 कितना है 15 प्लस, अब ये किसमें, एंटी में है तो माइनस 15, तो ये बचा 0 डिग्री। यहाँ नेट विचलन कितना है, 0 डिग्री, निर्गत कोण कितना है 45 डिग्री। क्वेश्चन समझ आया ना, बढ़िया क्वेश्चन था भाई, क्या था, बढ़िया क्वेश्चन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये तुम निकाल लेना भाई, है ना, ये कुछ छोटा सा क्वेश्चन है वो तुम कर लेना। एक अगला क्वेश्चन करो बढ़िया वाला, क्या करो, बढ़िया वाला क्वेश्चन करो, है ना, क्या करो भाई, बढ़िया वाला क्वेश्चन करो एक और। तो बढ़िया वाला क्वेश्चन ये है, क्या है, ये गोला। अब इस गोले में क्या है कि इसने कहा है कि चित्रानुसार प्रकाश किरण एक पारदर्शी गोले के ऊपर आपतित होती है यदि निर्गत प्रकाश भुजा AB के समानांतर हो, तो गोले का अपवर्तनांक म्यू ज्ञात करें। अब क्या है कि इसने इसका व्यास दिया है, ये जो भुजा दी है इसने, ये दे दी है AB,